सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान। इस वक्त मुल्क की माशी हालत हम जानते हैं कि ठीक नहीं है। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से एक गैर यकीनी की फ़ज़ा है। सियासत से लेकर अदालत और मुआशरत से लेकर हुकूमत तक तकसीम की एक फ़ज़ा हर तरफ दिखाई देती है। माहिरीन के मुताबिक मुल्क इस वक्त नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ये जुमला सुनते सुनते एक नस्ल मेरे ख्याल से रुखसत हुई और हमने भी इसी जुमले की गूंज में परवरिश पाई है। समझ ये नहीं आती कि बहुत से ममालिक हमारे बाद आज़ाद होकर तरक्की की मंजिलें तय कर गए, लेकिन हमारा ये नाजुक मोड़ इतना लंबा पता नहीं क्यों हो गया कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस हकीकत के बावजूद कि कुदरत ने पाकिस्तान को बेपनाह वसाइल से नवाजा है, लेकिन फिर भी मसाइल जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। 1947 से लेकर आज तक के कौमी सफ़र पर अगर हम नज़र डालें तो खुशी के लम्हात कम और मुश्किलात ज़्यादा नज़र आती हैं। सवाल सादा और एक है कि आखिर कौन से वो बुनियादी मसाइल हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। लेकिन इस सादा सवाल का जवाब एक नहीं है। कह लें कि जितने मुँह उतनी बातें, जितने माहिरीन उतने तबसरे, उतने तज्ज़िये। और कुछ अरसा पहले आलमी बैंक ने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें पाकिस्तान को दरपेश जो बड़े मसाइल हैं उनकी खुलकर निशानदेही की गई। रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान के ह्यूमन कैपिटल के बहरान का सामना है कि हम दस्तयाब जो इंसानी वसाइल हैं उनको सही तरीके से, दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जो तरक्की को मुतासिर कर रहा है। अच्छा, एक वजह नाख्वानगी को करार दिया गया और इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भर में दुनिया में सबसे ज़्यादा 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं और पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्ज़े भी हैं और जो हमें तरक्की से रोक रहे हैं, जो मुकर्ररा कानूनी हद से 78% ज़्यादा बुलंद शरह पर हैं। पॉलिसीज़ में अदम तसलसल, सरमायाकारी और बरामदात का फुकदान भी हमारे बुनियादी मसाइल में शामिल है। अच्छा, फिर कुदरती आफात जिनमें सर फहरिस्त सैलाब भी तरक्की को रोके खड़ा हुआ है। बढ़ती सैलाब, बदअमनी कह लें, लाकानूनियत कह लें, दहशत गर्दी, ये बड़े मसाइल में शामिल हैं। अब इस सूरत हाल में सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि आखिर वो कौन से बड़े मसाइल हैं जिन पर तवज्जो देकर, जिन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करके हम तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू कर सकते हैं। इसी सवाल का जवाब जानने की आज मैं कोशिश करूंगी। मेरे साथ एक सहाफ़ियों का, मैं कह सकती हूँ, बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता मौजूद है और एक से बढ़कर एक ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मतीन हैदर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इफ्तिखार शराजी साहब उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं, एहतशामुल हक साहब और नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आज का प्रोग्राम नाजरीन भी बड़ा मेरे ख्याल से एंजॉय करेंगे और आप लोग भी डिस्कशन को एंजॉय करेंगे, क्योंकि आज हम बहुत सी ऐसी बातें करेंगे, बहुत से ऐसे मसाइल और उनका हल तलाश करने की कोशिश करेंगे कि जिनके मसाइल की तो हम बात करते हैं लेकिन उनका हल क्या है कोई तजावीज़ नहीं देता है। सबसे पहले मैं मतीन हैदर साहब आपसे शुरू करना चाहूँगी। हम ये बचपन से जुमला सुन रहे हैं, जैसे कि मैंने इंट्रो में भी कहा कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। तो सर, ये नाजुक मोड़ का सुनते सुनते मैं बड़ी हो गई और आप चारों मुझसे भी बहुत बड़े हो गए और आप लोगों से भी बड़े कुछ तो दुनिया से चले गए। ये नाजुक मोड़ कभी ख़त्म होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फ़िज़ा अकबर साहब, बहुत शुक्रिया और बहुत अहम मौजू है और इसके ऊपर मैं बिल्कुल समझता हूँ कि खुल के बात होनी चाहिए और इस बात के लिए ये भी तलाश करना चाहिए कि इस मामले का, इस तमाम तर मसाइल का हल क्या है। आपने अपने ओपनिंग में बहुत सारे इश्यूज़ को साथ, आपने नाखानदगी का जिक्र किया, आपने साथ और बहुत सारी चीज़ों का कि 2.5 करोड़ बच्चा इस वक्त स्कूल से बाहर है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि 1947 से अगर हम बात करेंगे या 70s से बात करें तो इश्यू उसी तरह चलते आ रहे हैं। एक लम्हे के लिए अगर आप 1971 में जाएं, उस वक्त जिस तरीके से बहरानी कैफियत थी, लोग कह रहे थे कि ये कुछ नहीं होगा, नहीं मुल्क बच जाएगा और हमारी जो मुसल्लह फ़ौज थी वो भी बहुत डिटरमेंट थी। लेकिन जिस तरीके से मुल्क को अदम इस्तेकाम, एक मुल्क के एक पार्ट में खाना जंगी हुई और उसके बाद अल्टीमेटली हमने देखा कि ईस्ट पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होता है 77 तक, उसके बाद फिर मार्शल लॉ लग जाता है, फिर 1988 तक आता है। उसके बाद जो डेमोक्रेसी का जो सफ़र फिर 10 साल 11 बरस का रहा। 88 में पीपल्स पार्टी आई, 90 में नून लीग आई, 93 में पीपल्स पार्टी, 97 में नून लीग आई। वो भी फिजा जो है वो मुसलसल तमाम तरह एक म्यूजिकल शेयर कहें कि लगी जी, मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार रही। किसी हुकूमत को
किसी भी टर्म को पूरा जो है वो जो भी पार्टी आई उसको दो पूरा ढाई नहीं साल से करने ज़्यादा दिया टाइम गया। हर एक की अपनी प्रायोरिटी थी। देखिए मियां नवाज शरीफ जब 90s में जब वज़ीर आज़म बने तो उनका फोकस कम्युनिकेशन की तरफ था, उन्होंने मोटरवेज बनाई। उसी वक्त 94-95 में जब पीपल्स पार्टी पावर में थी तो उस वक्त बदनाम ज़माना IPPs का आगाज़ हुआ। तो प्रायोरिटीज़ अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरजीहात दे के चलती है वो मिशन मुकम्मल नहीं होता, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में आती है तो वो अपनी तरजीहात का तयन करती है। पहले के प्रोजेक्ट्स शिराजी साहब रह जाते हैं और उसके बाद अगली नई पार्टी आ जाती है और उसके बाद फिर चल वो तमाम तर प्रोजेक्ट्स चीज़ों का जो है वो उनकी फंडिंग रोक दी जाती है। एक उसमें अहम इशू ये है कि कोई भी इशू है, चाहे आपने एजुकेशन का जिक्र किया, आपने जो है वो गुड गवर्नेंस का मैं इसमें ज़िक्र करूँगा कि सबसे बड़ा जो मसला है इस वक्त हमारे यहाँ अच्छा तर्ज हुक्मरानी नहीं है, जिसे हम गुड गवर्नेंस कहते हैं, उसको इम्प्रूव करना है। एहतशाम साहब गहरी नज़र रखते हैं और डॉक्टर इशरत साहब ने इसके ऊपर वॉल्यूम्स लिख दिए, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि गुड गवर्नेंस कैसे लाई जाए, उसको कैसे बेहतर किया जाए। आज भी वही इशू उसी तरह है, कैपेसिटी नहीं है हमारी ब्यूरोक्रेसी में, गुड गवर्नेंस नहीं है, जिसकी वजह से गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आ सकती। ठीक है जी। इफ्तिखार साहब, नाजुक मोड़ लंबा नहीं हो गया? साहब नाजुक मोड़ का क्या हम बात करें, एक ऐसी रियासत के जो अपने वजूद के आने के 23 बरस तक बे आइन रही हो, जिसका आइन कोई नहीं था, जिसका कोई इमरानी मुआहदा नहीं था। 73 में जाके हमें मुत्तफ़िक़ कॉन्स्टिट्यूशन मिला, तो फिर उस मुल्क में तो नाजुक मोड़ आते रहेंगे और आते रहे हैं और आगे भी कहानी इसी तरह चलेगी। बदकिस्मती है, क्या कह सकते हैं। लेकिन जो बातें आपने अपने इब्तिदाई में गिनवाई या फिर जिसका जिक्र मतीन ने किया, बुनियादी तौर पे अभी तक हम ये तय नहीं कर पाए कि इस मुल्क में हमें आमरीत चाहिए या जमहूरियत चाहिए, इस मुल्क में सदारती निज़ाम चाहिए या पार्लिमानी निज़ाम चाहिए। बिल्कुल ऐसे है। वैसे आपको क्या लगता है क्या चाहिए? सदारती निज़ाम आपकी नज़र में बेहतर निज़ाम होगा? देखें, दुनिया में हर दो तरह के निज़ाम डिलीवर कर रहे हैं। बहुत सारी जमहूरियतें ऐसी हैं जहाँ पे पार्लिमानी निज़ाम है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, आप अपने पड़ोस में देख लें, हिंदुस्तान के अंदर पार्लिमानी निज़ाम है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर सब कुछ है, और आज वो 2030 में दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने जा रही है। आज उस मुल्क में $600 अरब के ज़खायर हैं, रिजर्व्स हैं। आज दुनिया उनकी तरफ देख रही है, दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स वहाँ के लैंड कर रहे हैं। उनके जो अनिल अंबानी से लेके बाकी जितने भी उनके बिजनेसमैन हैं वो आज दुनिया में क्या कुछ कर रहे हैं। वो चांद में अपना चांद तक पहुँच चुके हैं, वो उन्होंने अपना वहाँ पे मिशन भिजवाया है और उस हिस्से में जाके उतरे हैं जहाँ पे आज तक कोई नहीं उतरा। तो ये हमारे पड़ोस की एक एग्जाम्पल है। हम उन्हीं के साथ आज़ाद होने वाले आज तक भटक रहे हैं, जिसका जिक्र आपने किया है कि आज इस मुल्क की मईशत, इस मुल्क के अवाम 78 खरब रुपए के कर्ज़ों के नीचे हैं। आज इस मुल्क की जो आपके रेवन्यूज़ इकट्ठे होते हैं उसका मेजर हिस्सा हर साल कर्ज़ों के सूद की अदायगी में चला जाता है। आज इस मुल्क में 2,70,00,000 बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं और यूरोप के चंद ममालिक, जो यूरोप के छोटे ममालिक हैं ना, उनको मिला लें तो उनकी आबादी से ज़्यादा लोग हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते। इस मुल्क में 65% यूथ है लेकिन उनके लिए रोज़गार नहीं है। इस मुल्क के अंदर दौरान ज़ज की जो ख़वातीन की अम्वात दुनिया में सबसे ज़्यादा है। दुनिया में 2 ममालिक शायद बाकी रह गए जहाँ पे आज तक पोलियो ख़त्म नहीं हो सका, उसमें एक अफगानिस्तान है और दूसरा पाकिस्तान है। तो कहने को तो हम एक एटमी ताकत मुल्क है, दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, बट जो हमारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उतने शर्मनाक हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक इदारे अपने दायरे में रह के काम नहीं करेंगे और जब तक इस तरह के तजर्बात नहीं होते रहेंगे कि जिस तरह के हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि यही नाजुक दौर चलता रहेगा। एहतशाम साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए फ़िज़ा, मेरे ख्याल है बहुत सारी जो बातें हुई हैं, मेरे ख्याल है मैं उस पर नहीं कमेंट करूँगा क्योंकि बड़ी सही बातें की गई हैं। देखिए, कौमों की ज़िंदगी में हमने ये देखा कि कौमों ने कैसे तरक्की की। सबसे बड़ी चीज़ होती है उनकी लीडरशिप। अगर लीडरशिप नहीं है तो फिर या रेवोल्यूशन होता है या एवोल्यूशन होता है, ठीक है ना, उससे आप तरक्की कर रहे होते हैं। और लेटेस्ट मिसाल दी जाती है आजकल रवांडा की, जो 40 साल की खाना जंगी के बाद 5 साल पहले उनको एक लीडर मिल गया। आज वो दुनिया की तरक्की का, वो कहते हैं सबसे तेज़ी से मुल्क तरक्की कर रहा है। बड़ा जिसको कहते हैं सही मानों में ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बना,
यानी यहाँ तक वहाँ पे हुआ कि भुलाने का अमल ऐसा हुआ, फिजा की खातून ने एक ऐसे आदमी से शादी की जिसने उसके 5 बच्चों को कत्ल किया था। उसने कहा कि मैं इसलिए मैं शादी कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ हमारी आइंदा की नस्लों में कत्लो गारत ख़त्म हो जाए। वो मुल्क देखे उस डगर पे चला गया। हमारे लिए इस वक्त मुश्किल क्या है कि एक अच्छे लीडर का इतना किरदार कमाल था, हमें लीडर मिला नहीं, जो मिला हमने उसको जल्दी भगा दिया यहाँ से। देखिए होना क्या चाहिए, उसूली तौर पे तो टाइम बहुत ही कम होता है हमारे पास। इस वक्त जिस बात की ज़रूरत है ना, एक कलेक्टिव विजडम हमसे डिमांड करती है कि हमारी लीडरशिप बैठ जाए और बैठ के फैसला करे कि उन्होंने किधर जाना है। देखिए ना, दुनिया का कोई भी आप निज़ाम ले लें, अगर नीयत आपकी ठीक है ना, इवन बादशाह भी ले लें, डिक्टेटर बेनेवोलेंट डिक्टेटर भी डिलीवर करेगा, प्रोवाइडेड कि नीयत ठीक है। सर आपने इतना मुश्किल हल बता दिया, बैठने को तो तैयार नहीं दूसरे के साथ। अब देखिए एक चीज़ है फिजा कि वो फैज़ साहब ने बहुत पहले, आज से 40 साल पहले कहा था ये मुल्क ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चल रहा है। मुझे बाई पे उनका वो शेर बड़ा अच्छा लगता है जिसमें उन्होंने कहा था कि हर चारा घर को चारा गरी से गुरेज था, वरना हमें जो दुख थे लादवाना थे। यानी जो ऊपर बंदा आया ना, अगर वो चाहता दयानतदारी से काम करना तो बड़ी चीज़ें ठीक हो। सर हमारे प्रोग्राम का नाम है ऐसे नहीं चलेगा। जी हाँ, अब क्या तो अब हम चाहते हैं कि अब ऐसे ना चले, चीज़ें बेहतर हो। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपने तीनों मेहमानों को भी सुना। मलिक साहब पहले तो बहुत शुक्रिया, आपको इंतज़ार करना पड़ा। मलिक साहब क्या वजह फिर यही है कि कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता है? जब कोई आता है तो वो मसाइल का जो मलबा है पुराने वालों पर डालता रहता है। हम ये तकारीर सुनते रहते हैं 3-4 साल के, जी वो पुराने वाला करके चला गया था, आगे फिर इंतखाबात की तैयारी शुरू हो जाती है, या तो इंतखाबात का मौका ही नहीं मिलता, आपका टेन्योर पूरा ही नहीं होता, पहले ही फारिग हो जाते हैं। देखिए मेरा ख्याल है बुनियादी बड़ा मसला ये है कि हम सारे ज़ाती मुफादात के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं। आपकी सियासत हो, आपकी ब्यूरोक्रेसी हो, आपकी सहाफत हो, आपके ताजर हो, आपकी बिजनेस कम्युनिटी हो, जी जी, कोई शख्स इससे मावरा होकर सोचने को तैयार नहीं है कि उसने पाकिस्तान के लिए क्या कंट्रीब्यूट करना है। आप तसव्वुर करें जहाँ सियासी जमातें महज अपने इक़्तिदार में आने के लिए सारे असूल उड़ा कर रखते हैं, ठीक, जहाँ की फौजी डिक्टेटरशिप जो है वो सियासतदानों को निकाल कर खुद इक़्तिदार पर कब्जा कर लें, जहाँ के मीडिया हाउसेस इतने डिवाइड हों कि वो चाहें कि दूसरा मीडिया हाउस बंद हो जाए, हमारा मीडिया हाउस चलता रहे, जहाँ के ताजर टैक्स न देना चाहें, जहाँ के इंडस्ट्रीज ये चाहें कि कोई और इंडस्ट्री न लगे और वो उसकी खातिर भी एक कोटा मुकर्रर करवाने के चक्कर में हो, जहाँ मुल्क के अंदर आपको टीचर्स स्कूलों में जाके ड्यूटियाँ न देना चाहते हो, जहाँ घोस्ट स्कूल हो, घोस्ट टीचर हो, जहाँ घोस्ट मुलाजमीन हो, जहाँ आप इदारे निजकारी करना चाहें तो वहाँ के लोग सियासी जमातें आके सड़कों पर आकर बैठ जाएंगे, नहीं हम काम भी नहीं करेंगे लेकिन हम तनख्वाहें भी लेंगे, यानी सफेद हाथियों को पालें। जाती मुफादात के इर्द गिर्द घूमने, यानी हम सारे उस जाती मुफादात के इर्द गिर्द ऐसे घूमने वाले लोग हैं जिसके नतीजे में आज जो कुछ आपके सामने है, आपकी पार्लियामानी निज़ाम हो या सदारती निज़ाम हो, कभी कामयाब नहीं हो सकता जब तक आपके यहाँ अच्छे HR मौजूद नहीं होगी। अब तो सब्र करें ना, हम अब दिन के ढूंढते हैं कहीं कि जी कोई पुलिस अफसर अच्छा मिल जाए, उसका नाम लेते हैं जी फलां पुलिस अफसर अच्छा है, हम ढूंढ के तलाश करते हैं कोई ब्यूरोक्रेट अच्छा मिल जाए, हम ढूंढ के तलाश करते हैं आपको कोई इलेक्ट्रिशियन अच्छा मिल जाए, कोई आपको जो है वो घर में काम करने वाला जो है कोई मैकेनिक अच्छा मिल जाए। और मलिक साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, जो इस तरह का बंदा मिल जाता है ना, जो ऐसा बंदा मिल जाता है तो मुझे तो लगता है कि शायद ये अपने दौर का वली अल्लाह या दरवेश है। मैं तो कहती हूँ ये कोई और पहुंची हुई चीज है कोई। इतना इत्ताद का हम शिकार हैं जी। और जिस दूसरी सोसाइटीज का मिसाल लेते हैं वहाँ कुछ ना कुछ जान है जी। हमारी सोसाइटी में तो जान ही खत्म हो गई है जी। अब इसका इल्जाम हम ठहराते हैं हुक्मरानों को जी, हुकूमतों ने सही किरदार अदा नहीं किया। हुकूमतें क्या करती रही, एक दूसरे को लड़के एक दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में, ठीक है, फौज की मुदाखलत हर कुछ चाहता रहा लेकिन अपने लिए चाहता रहा, वो चाहता है कि मेरे लिए मुदाखलत की जाए, दूसरे के लिए न की जाए। जब इतनी कंप्रोमाइज सोसाइटी होगी तो उसके मसाइल बेशुमार होंगे। ठीक है जी, चलिए मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग का सिलसिला जारी है, ब्रेक के बाद मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। मतीन हैदर साहब, इफ्तिखार शराजी साहब, तशामुल हक साहब और नसरुल्लाह मलिक साहब मेरे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों का फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से और इनका हल आखिर क्यों नामुमकिन दिखाई देता है, और सबकी गुफ्तगू को अगर मैं कंक्लूड करूँ कि सीरियसनेस की कमी है या नीयतों में बड़ा खोट है। मलिक साहब ने बड़ा वो कहते हैं ना कि समंदर को कूजे में बंद कर देना, कि उन्होंने बताया कि हम सबकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा हम सियासतदानों पर तनकीद करते हैं लेकिन कहते हैं ना कि जैसे अवाम होते हैं वैसे हुक्मरान होते हैं, लेकिन हम अपने गिरेबानों में झांक के नहीं
देखेंगे, हम इंडिविजुअली अपने अपने किरदार को नहीं देखेंगे। मतीन हैदर साहब, अब सबसे मेरा बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल होगा, 1 बाय 1। आप सब अपनी अपनी फील्ड के चैम्पियन हैं, सब ने फील्ड रिपोर्टिंग भी की, सहाफ़त में आप लोगों ने बाल सफ़ेद किए, बड़ी मेहनत की, फिर माशाल्लाह सब अपने अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं, कामयाब प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो मतीन हैदर साहब, आपका ज़ाती तजर्बा, आपने जितनी रिपोर्टिंग की, फील्ड रिपोर्टिंग की, अब आप प्रोग्राम भी कर रहे हैं, सबसे बड़ा मसला आपकी नज़र में पाकिस्तान का कौन सा है? जी, बड़ा $1 मिलियन सवाल है। एक मसला नहीं है, मसाइल का अंबार है। और लेकिन जिस तरह मैं आपने ख़ुद अपने क्वेश्चन में और नसरुल्लाह मलिक साहब को आपने कोट किया, जितनी तमाम बरसर इक़्तिदार आने वाली हुकूमतें जिसे हम कहते हैं सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, और वो भी एहतशाम साहब ने भी उसको इंडोर्स, लैक ऑफ द विल एंड डिटर्मिनेशन। जब ये कमिटमेंट आ जाएगी, जब ये विल आ जाएगी, पॉलिटिकल विल आ जाएगी, हमेशा मिलिट्री को इनिशिएटिव लाती है तो वो साथ कहती है कि इसकी पॉलिटिकल ओनरशिप हो। कोई भी रिफॉर्म्स का प्रोजेक्ट शुरू किया गया, करप्शन को फाइट करने का कोई मंसूबा शुरू किया गया, गुड गवर्नेंस का कोई शुरू किया गया किसी किस्म का, तो उसमें पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं। और इनमें से हमारे साथियों ने सही कहा कि हमारी जो रूलिंग एलीट है उसकी कमिटमेंट जो है वो यहाँ पे है ही नहीं। तो जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, डिटर्मिनेशन नहीं होगी, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ा मसला, जिस तरह एहतशाम साहब ने कहा कि पाकिस्तान को यूएन ने 5 जिसे कहते हैं इंतहाई नहले के दहले ममालिक की लिस्ट में डाला, और उसमें करप्शन टॉप ऑफ द इशू है। करप्शन आप इतनी सिस्टमेटिक इस सोसाइटी को घेरे हुए है। आप जो है किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो सूबाई हो, फेडरल गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट हो, आप बाहर से बतौर इन्वेस्टर आ रहे हैं, आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट है 50% तो आपकी उसी में निकल जाएगी। किक बैक्स कमीशन आपको देते देते तो आप लगाएंगे क्या? उसके बाद आपका कहीं पे किसी डिपार्टमेंट में आपको बिजली का कनेक्शन चाहिए, आपको सुई गैस का चाहिए, आपको NOC चाहिए, आपको सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन में आपको काम है, जितने सारे डिपार्टमेंट्स में आप उसमें सर खुजाते। और उसमें अभी रिसेंटली इन्हीं शहबाज शरीफ साहब से चीनी कंपनियां मिल चुकी हैं, जापानी कंपनियां मिल चुकी हैं, और टॉप इशू ये था कि भाई हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, हमारी जो कंपनीज हैं, उनको मसाइल दरपेश हैं। अभी मैं आपके प्रोग्राम में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये देता जाऊं कि सऊदी अरब के जो है वो आला सतह का डेलीगेशन आना था, वो क्यों नहीं आ रहा? उससे पहले जो हमने $30 अरब की इन्वेस्टमेंट की प्रपोजल्स दी हैं, सऊदी अरब ने वो रिजेक्ट कर दी। उन्हें कहा कि इनके अंदर तो बुनियादी स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स हैं। ठीक। अच्छा शराजी साहब, आपकी नज़र में सबसे बड़ा मसला और उसका हल? डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमने इस मुल्क के अंदर नेशनलिज्म को नहीं उभारा। कौमें नेशनलिज्म से बनती हैं, और आप दुनिया की तारीख पे नज़र दौड़ाएं कि बहुत सारी ऐसी अक़वाम जो बिलखुसूस मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा जैपनीज़ की, कि वर्ल्ड वार 2 के बाद क्या हुआ, 2 एटम बम गिराए गए और बिल्कुल ज़मीन बोस हो गया एक तरह से जापान, लेकिन फिर उन्होंने रॉक से राइज किया है। तो मेरा ख्याल में उनमें नेशनलिज्म था, अपने मट्टी से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उनकी लीडरशिप ने पूरी कौम को लेकर चले, और फिर उन्होंने दुनिया में कमाल किया। वो कहते हैं कि वक्त ऐसा आया कि दुनिया में सड़कें तो यूरोप ने बनाई, लेकिन वहाँ पे गाड़ियाँ जैपनीज चल रही थी। ये कमाल होता है ना। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने क़याम पाकिस्तान के बाद पहली तकसीम ये रखी कि बंगाली ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, और जब हमारी बंगाल से जान छूट गई तो फिर हमने यहाँ पे तकसीम दर तकसीम, गोया के आपने जापान का जिक्र किया, आपने जापान का जिक्र किया, तो मैं एक बड़ी अच्छी किताब पढ़ी थी इकिगाई। उसमें वो ओकिनावा में जाके उन्होंने देखा कि बहुत से लोग हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है, तो उनकी ज़िंदगी को पढ़ा, उनके इंटरव्यूज़ किए, तो पता चला कि क्या वजह है। तो वहाँ के लोगों की डाइट, वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल, किस तरह वो लोगों से मिलते हैं, कैसे वो अपने कल्चर में घुले मिले हैं आपके सामने, इससे बड़ा जो आपने भी बात की। और मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक जापानीज़ स्कूल का वो बता रहे थे, जापानीज़ स्कूल में उन बच्चों की ड्यूटी थी कि बच्चों की ये ड्यूटी थी कि आपने सफाई करनी है, और वो दिन फिक्स थे कि इस दिन इन्होंने करनी, इस दिन उन्होंने करनी है। तो बस ये मेरा अब सोचे कि कितना बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है इस चीज़ का। कमाल है, मतलब वो अगर आप पढ़े हिस्ट्री तो जिन दिनों में वर्ल्ड वार 2 में बहुत सारी जगहों पे प्रोपेगेंडा की बात हम करते हैं ना, वो कहते हैं कि अमेरिकन फोर्सेस ने जब पॉम्फलेट्स गिराए, जहाँ जहाँ जापानीज फोर्सेस उनको टफ टाइम दे रही थी, और कहा गया, ये प्रिटेंड किया गया कि आपके शहनशाह कह रहे हैं कि आप हथियार डाल दें, जंग ख़त्म हो गई, तो उनके सोल्जर ने ये कहा कि उनको अपने बादशाह पे इतना यकीन है कि या तो जंग शुरू ना करते, अब इसका ख़त्म हो, या तो शिकस्त पे करेंगे या फतह पे करेंगे, बीच की कहानी कोई नहीं हो सकती। तो उन्होंने पम्फलेट्स के ऊपर यकीन नहीं किया, तो अपनी क़यादत पर उनको इतना यकीन था।
दूसरा ये है कि हमारे यहाँ और क्या हुआ, हमारे यहाँ जो मकालमा है उसको हमने ख़त्म कर दिया। हमने लोगों के जहनों के ऊपर लोहे की टोपियाँ उनको पहना दी हैं कि आप सोच नहीं सकते। जब आपका सोचना बंद कर दिया जाता है तो आपका बोलना खुद ब खुद बंद हो जाता है। तो यहाँ पे आर्गूमेंट तो है कोई नहीं। उसके बाद तीसरी बात हमने क्या की, इस मुल्क के अंदर जो एक मेरिट का कल्चर था उसको ख़त्म कर दिया। राइट मैन फॉर राइट जॉब वाली कहानी वो ख़त्म हो गई। हमने अपने जो हमारे हाशिया नशीन थे हमने उनको ड्राइविंग सीट्स पे ले आके, वो नाहल लोग थे, उन्होंने सारे इदारों की तबाही और बर्बादी मचा दी। आप बताएं कि वो PIA कि जिसने एमिरेट्स एयरलाइन की सक्सेस स्टोरी लिखी है जिन लोगों ने, आज दुनिया की प्रीमियर एयरलाइन है और वो शुरू करने वाले कौन है? पाकिस्तानी। और ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, किसने कहा था आपको याद? जिस बिल्कुल ऐसे फैज साहब ने, फैज साहब का एग्जैक्टली, हाँ, तो उन्होंने सफर करने के बाद ये अपना एक फीडबैक दिया था PIA की सर्विस के हवाले से। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर PIA वो पहली एयरलाइन थी कि जिसने वहाँ पे बोइंग तैयारा उतारा। यूरोप की किसी एयरलाइन ने नहीं उतारा। डॉक्टर साहब ये बड़े कमाल के फैक्ट्स हैं कि वहाँ पे मिस्र के एयरपोर्ट पे पहला बोइंग तैयारा लैंड करने वाली एयरलाइन PIA थी। इतनी बड़े, लेकिन क्या हुआ, आज उसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। स्टील मिल इस रीजन के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी स्टील मिल, कराची स्टील मिल, आज हमने उसको क्या हासिल कर दी है। प्राइवेटाइजेशन फिर हल है आपके मुताबिक? उस पे आता हूँ, एक जुमला अगर इजाज़त दें। देखिए बात हो रही थी कि जापान की बात की कैसी तरक्की की। अच्छा, मैं 94-95 में पिता मैं गया वहाँ पे जापान में, तो वहाँ एक अभी तक मुझे याद है बहुत सीनियर थे, एक सहाफ़ी डॉक्टर खान के नाम से ना। अच्छा। तो वो प्रेस क्लब के सदर बदले थे। उन्होंने एक दिन खाने पे बुलाया। उसके बाद बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि शाम साहब पाकिस्तानी, वहाँ उनकी खातून मानी जैपनी से शादी की थी, कहने कि मैं सेकेंड वर्ल्ड वार में यहाँ था, मैंने जापान की तबाही अपनी आंखों से देखी है और इसी जापान को कहता है मैंने महीनों और सालों में बनते हुए भी अपनी आंखों से कितनी बड़ी कौम। देखिए अब मसला जो आप पहले पूछ रही थी ना, देखिए एक तो नियतों का फतूर, हमारे बच्चों को पता है हमारी इंटेंशन ठीक नहीं। दूसरा बड़ा मसला स्टेटस को है। 75-76 साल से जिस तरफ हम चीज़ें चल रही हैं ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक हमारे दोस्त डिप्टी सेक्रेटरी रिटायर हो गए, कहने के CWP की एक मीटिंग हो रही थी, उसमें एक प्रोजेक्ट आया 40-50 करोड़ रुपये का था। उसमें कहता है मैंने कहा कि इसमें करप्शन है, मैंने नोट कर लिया, ये कौन इसको आगे लेके जा रहा है, कहते मैंने डेफर करवा दिया। दूसरी मीटिंग में, तीसरी मीटिंग में कहते हैं वो सेक्रेटरी साहब जो प्रिजाइड कर रहे थे शहजाद साहब, वो कहते मेरे पे चढ़ गया। उन्होंने कहा तुम क्या रोज़ करप्शन करते रहते हो। उन्होंने कहा एक निज़ाम चल रहा है, इसको चलने दो, बंद करो अपनी ये बकवास। ऐसे कहा उसे मुझे। तो मुझे बताएं कि जब टॉप लेवल पे आपकी इंटेंशन ये है, आप सोचते हैं कि स्टेटस को हमने चीज़ों को ठीक ही नहीं करना। देखिए अब रेवोल्यूशन के घर में भेजने की बात कर रहे थे ना कि जो काम नहीं करे उसको घर भेजें। यहाँ पे अक्सर अच्छे मशवरा देने वाले को कहते हैं कि तुम घर जाओ, प्राइवेटाइजेशन पे आ जाए। देखिए सारी दुनिया यहाँ पे निशानदेही करने वाला अक्सर घर चला जाता है। मिसेस थैचर जो है ना, आप लोगों ने तो ये आप बड़े करीब से देखी होगी। मिसेस थैचर प्राइम मिनिस्टर जी की ना बताने की ट्रांसफर कर दी जाती है, ठीक है ना, पता चलता है कि शरीफ बंदा था, ट्रांसफर हो गया। अब ये जो बिहार के लोगों के साथ यही कुछ हुआ, जिन्होंने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया उनके साथ यही कुछ हुआ है। उन्होंने जब बड़े माफियाज पे हाथ डाला है कि किस तरह वो एनफोर्सिंग कर रहे थे, काम हो गया काम। देखिए प्राइवेटाइजेशन मलिक साहब कहते हैं ये बड़ा ज़रूरी है। मिसेस थैचर ने 80s में देखा, कामयाब हुई थी। हमारे यहाँ इस वक्त जो है ना सफ़ेद आती हैं तकरीबन 90-95 के करीब है ना, उसमें 800 से 1000 रुपया की जो इसको कहते हैं ब्लीडिंग हो रही है। हुकूमत को अपनी जेब से दाना देना पड़ रहा है। भाई आप इसको आप भेज दें, जिसको आप PTCL जो है ना एक सक्सेस स्टोरी बनी थी, हमने 35-36% शेयर दिए हैं, अभी भी पूरा इख्तियार है, उसको देख लें। बाकी जो अदारे नहीं चल रहे आप उसको भेज दें, भाई रेवेन्यू आपके पास आए। लेकिन क्या है, पॉलिटिकल बुनियादों पे पीपल्स पार्टी, PTI और PMLN ने इन्होंने भर्ती किए बंदे PI में, स्टील मिल में, बाकी जो अब ये कहते हैं कि जी इनको निकालेंगे तो बैकलैश आएगा। और भाई खुदा के बंदो मुल्क का भी तो सोचे ना, अगर ये नहीं चलनी तो भेज दें, क्योंकि दुनिया में सब जगहों पे कारोबार करना हुकूमतों ने बंद कर दिया है। इंजन ऑफ ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर है, आप उनको लेके दें, चीज़ें देखें कहाँ से कहाँ चली जाएंगी। लेकिन सवाल वही आता है, नीयत नहीं है हमारी। हम अपने छोटे छोटे मफाद से बाहर निकले के लिए तैयार नहीं। चलिए हम भी जरा मलिक साहब की तरफ दोबारा जाते हैं। मलिक साहब जहाँ से बात आपने ख़त्म की वहीं पर बात दोबारा के रुक गई कि नीयतें हमारी शायद ठीक नहीं, तो नीयतें जब तक ठीक नहीं होगी तब तक मामला ताकि नहीं बढ़ते दिखाई देते हैं। तो मलिक साहब आपकी नज़र में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? आपका माशाल्लाह सहाफ़त का बहुत बड़ा करियर है, आपने बाल सफ़ेद किए हैं, तो अब तक का सबसे बड़ा मसला, अगर मैं सिर्फ कहूँ कि सबसे बड़ा एक मसला आप बताएं और उसका हल। मुझे तो लगता है ये कि हम एक खुशामद प्रस्त कौम है। हम खुशामद करते हैं, खुशामद पसंद करते हैं और खुशामद की बुनियाद पर ही हम अपने इदारे चलाते हैं। जिस मुल्क में डायलॉग, मैं भी शराई साहब को सुन रहा था, बिल्कुल दुरुस्त बात की शराई साहब ने
यहाँ डायलॉग नहीं हो सकता, यहाँ बातचीत नहीं कर सकते। यहाँ आप बातचीत का आगाज करेंगे, डॉक्टर फिजा किसी बात पे एतराज कर रही होंगे, 7-10 तमाशबीन बैठे होंगे जी, कहेंगे जी क्या बात कर रही हैं आप, सर के बारे में आप ऐसी बात कर रही हैं। खुशामदियों का एक टोला है, वो हर जगह पे है। और मलिक साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कतई कलामी के लिए माजरत, सिर्फ डिसएग्री नहीं करेंगे बल्कि सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि वहाँ पे बिलो द बेल्ट जाके आपकी ज़ातियात पे हमले करेंगे, आपकी करैक्टर असैसिनेशन करेंगे, आपके ख़ानदान की तस्वीर, आपकी तस्वीर, उसका पता नहीं क्या क्या चीज़ बना के, मतलब हम खुद मतलब अल्लाह माफ़ करे बहुत ही ज़्यादा गिरते चले जा रहे हैं। देखिए ना, यही मसला हमारा है, हम डायलॉग नहीं कर सकते, हम तनकीद नहीं सुन सकते, हम किसी के ऊपर सवालात नहीं उठा सकते। आप किसी के बारे में जरा क्या देखें ना जरा, सही आपने दुरुस्त कहा, आजकल के हालात में तो ट्विटर पे आप किसी के खिलाफ तनकीद करके देख लें, हालांकि तनकीद जिस सोसाइटी में होती है वहाँ इस्लाह होती है। अगर आपके और मेरे ऊपर तनकीद होती है तो इसका मतलब हमें जायजा लेना चाहिए, हमने गलती कहाँ पे की, हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। और जो कौमें क्रिटिसिज्म लेना छोड़ देती हैं वो आगे नहीं बढ़ पाती, वो रुक जाती हैं। आप किसी भी हवाले से, ये शाम साहब जाके किसी वजारत खजाना से कहें भाई आपने ये गलत फैसला किया है, वो सुनने को तैयार नहीं होंगे, वो कहेंगे हमें कोई समझाएगा। जब खुशामद कल्चर इतना आम हो जाए, जब ये कहा जाए प्राइम मिनिस्टर से कि जनाब मैं अपने घर से निकला, आसमान में बड़ी शदीद धूप थी, इतनी गर्मी थी, जो ही आपके पास करीब रास्ते में पहुंचा आसमान पे बादल आ गए, और प्राइम मिनिस्टर साहब हंस के मुस्कुरा के कह रहे हो कि यार ये वाकई ये तो बात है ना जी। अब इन हालात में मुझे बताइए कोई कैसे एडवाइस दे सकता है? ठीक है, ये खुशामद जब पहले हम बात कर रहे थे जो अच्छी एडवाइस देगा तो फिर इसकी ट्रांसफर हो जाएगी, इसलिए कि हमारे ये कल्चर नहीं है। उसको बताया जाएगा आइंदा एडवाइस देने की गलती ना करना, दूर हो जाए। तनकीद सुनने का हमारे अंदर हौसला नहीं है। हम मिसालें देते हैं अपने आबा व अजदाद की, जी वहाँ इतनी तनकीद की जाती थी, लेकिन हम अपने लिए तनकीद सुनने को तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी खुशामद की जाए, हमें सब अच्छा की रिपोर्ट मिले, हमें कहा जाए तुमने दूध की नहरें बहा दी। मलिक साहब चले एक ऐसे सियासतदान का जिक्र करें, आपके पूरे करियर में आपको कोई ऐसा सियासी लीडर याद हो, कोई आपको ऐसी नशिस्त याद हो, आपने बड़े इंटरव्यूज़ भी किए, अखबार में भी काम किया, अखबारों में भी, अब आप टीवी चैनल पे बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम भी करते हैं, कोई ऐसा नाम, ये मेरा सवाल है कि आपकी तरफ भी आऊँगी, आप लोग सोच लें, तब तक उनको मैंने इम्तिहान में डाल दिया है। मलिक साहब का आपके पास टाइम है तीनों के पास, मलिक साहब कोई ऐसा नाम जो आज आपको याद आता हो कि जिस पर आपने तनकीद की हो खुलकर और आप हैरान हुए हो कि उन्होंने तनकीद को बड़ा पॉजिटिवली लिया, माइंड भी नहीं किया और बड़ा उससे असर लिया? मेरे ख्याल में अगर किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, अगर आप मजमूई सियासी जमातों को देखें तो पीपल्स पार्टी के अंदर बर्दाश्त करने की हिम्मत बहुत ज्यादा है। मैं बिल्कुल एग्री करती हूं आपकी बात से। और उसके बाद बाकी सियासी जमातें, और वो नाराज भी नहीं होते, प्रोग्राम का बॉयकॉट भी नहीं करते, आना भी नहीं छोड़ते। आसफ अली जरदारी साहब को भी ये क्रेडिट देना चाहिए, मेरा अपना ख्याल है कि जब उन पे अगर कुछ सख्त सवाल भी हुए उनसे कहे गए तो उन्होंने हंस के आगे से यानी उसको बहरहाल जरूर जो है टालने की कोशिश की। मैं नहीं कहता कि 100% वो ये बात बर्दाश्त करते होंगे, लेकिन अगर मौजूदा पाकिस्तान की लीडरशिप है इसमें अगर आप कंपैरिजन करें तो आपको ये फर्क नजर आता है। और मैं समझता हूँ ऐसा होना चाहिए। अगर मुझे कटहरे में खड़ा करके मुझसे सवालात किए जा सकते हैं तो मियां नवाज शरीफ, इमरान खान और आसफ अली जरदारी साहब से भी होने चाहिए। सब मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चलें जी, मतीन साहब आपकी तरफ आ रही हूँ मैं, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा सियासी लीडर आपको मिला हो? जी, ज़्यादा तो जोर नहीं ना डालना पड़ेगा दिमाग। दो सियासी रहनुमाओं से जो वजारत उज़्मा तक पहुँचे, उन्हें बड़ा करीबी उनसे मिलने का, उनसे बातचीत करने का मौका मिला, और मेरे लिए तमाम 3 दोस्त उससे इत्तफाक करेंगे कि इंतहाई सादा शख्सियत मरहूम मलिक मेराज खालिद साहब, वो निगरान वज़ीर आज़म भी बने, और उनका जो तर्ज़ ज़िंदगी था बतौर वज़ीर आज़म, शायद साहब याद है आपको, बगैर प्रोटोकॉल के चलना, और एयरपोर्ट पे कोई स्पेशल फ़्लाइट नहीं, अपना बोर्डिंग पास खुद लेना और ख़ुद जाके चलना। और दूसरे तमाम पॉलिटिशियन से मैंने डिफरेंट देखा, उनके साथ फ़ॉरेन ट्रेवल भी किया। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, उनके अंदर हम्बलनेस, आजिज़ी, इनकसारी, लेकिन उनके पीछे ज़ाहिर बात है जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, इख्तियारात का इर्तिकाज़ उनके पास था, डिसीजन मेकिंग, लेकिन उनके अंदर जितनी आजिज़ी इनकसारी थी वो मैंने दीगर पॉलिटिशियंस में, दीगर वज़ीर आज़म में उतनी नहीं देखी। तो मलिक मेराज खालिद साहब तो सादगी और आजिज़ी इनकसारी और गुड गवर्नेंस की वो एक वाज़ेह मिसाल थे। वो जिस तरीके से मामलात चलाते थे, मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब के साथ फ़ॉरेन ट्रिप्स में गए, जिस धीमे अंदाज से वो ब्यूरोक्रेसी से बात करते थे, जो डिसीजंस लेते थे,
सिर्फ एक बात मैं बता दूं, जब उन्होंने यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब को पीटीवी की एमडी-शिप से बरतरफ़ किया तो जनरल मुशर्रफ साहब का दबाव आया। उन्होंने कहा मैं सरदार हूँ, जो डिसीजन मैंने ले लिया उसे वापस नहीं करूँगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे सियासतदान थे इन दो का जिनका जिक्र इन्होंने किया है, बस इनमें एक ज़रूर था कि इन्होंने आखिर पे आके कुछ पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़ किए। जमाली साहब एक डिक्टेटर के नीचे प्राइम मिनिस्टर बने, या मिराज खालिद साहब एक केयर टेकर सेटअप का हिस्सा बने, पीपल्स पार्टी के बड़े दीरीना आदमी थे। आखिर पे जाके ये काम नहीं करना चाहिए। जो आपका प्रिंसिपल स्टैंड है, जो आपके उसी के साथ खड़े होना चाहिए। उससे पहले भी देखें नवाबजादा नसरुल्लाह साहब बड़ी हलीम तबीयत के आदमी थे, वो भी किया उन्होंने। ऐसे ही है या खान अब्दुल वली खान साहब। अच्छा, अभी तो कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं होती, सवाल तो यही था ना कि कोई जिससे आप डिसएग्री किया हो, उन्होंने आगे से बदतमीजी ना की हो। इस पौध में खाकान अब्बासी, शायद खाकान अब्बासी साहब, मैं समझता हूँ कि मैंने अपने कई शोज के अंदर बड़े डाउन टू अर्थ, बड़े कड़वे कसीले सवाल किए, बड़े कड़वे किए, लेकिन उन्होंने बड़े तहम्मुल से, बुर्दबारी से प्रोग्राम के बाद उन्होंने ज़रूर कहा कि यार बड़े सख्त सवाल। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस भी ऐसा ही रहा। जब भी प्रोग्राम में आए तो बहुत बड़ा आज़ादा रवैया। बिल्कुल वो सहते हैं। बल्कि मैं छोटा सा एक्सपीरियंस जरा शेयर करूँ कि जिक्र हो रहा है बासी साहब का, तो अक्सर जब भी गेस्ट आते हैं तो हमारी टीम में एक दो लोग, मतलब मेहमान भी आते हैं तो हम दरवाजे तक छोड़ कर आते हैं, तो उनको नीचे तक छोड़ कर आते हैं लिफ्ट में पार्किंग तक। तो अब्बासी साहब जो कि एक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब, जब भी बच्चा उनको छोड़ने जाता है तो वो मना करते हैं कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, खुद जाते हैं और कोई उनके साथ नहीं होता। और खुद जब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी गाड़ी खुद ड्राइव करके आते थे, वो आते थे और खुद ड्राइव भी करते थे, कहते अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर लेते। नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया, अगर उनका मैं प्रोग्राम तो कंडक्ट नहीं कर सका उनके साथ, बट निजी महफिलों में उनसे भी हमने कुछ कड़वे कसीले सवाल किए या आर्गूमेंट दिए हैं, ठीक है, बड़े तहम्मुल से सुना है। ठीक है, एहतशाम साहब, एहतशाम साहब को बड़ा टाइम मिल गया। मैं पीछे जाऊंगा थोड़ा सा, बल्कि बहुत पीछे जाऊंगा। 85 में मोहम्मद खान जुनेजो मरहूम, जो जाओ लग के अपना, बस आप मेरी पैदाइश से पीछे चले गए। देखिए उनके साथ उठने बैठने का मौका भी था, उनको मैं खबरें भी उनके बारे में लिखता था, खिलाफ भी लिखता था। याद है ख़ास तौर पे 5 पॉइंट फार्मूला के तहत उन्होंने डेवलपमेंट का प्लान बनाया था, और उस वक्त वो थे डॉक्टर महबूलक, वो उनके सारे प्रोग्राम आगे लेके जाते थे, तो तनकीद भी करते थे, और जब बात होती थी तो वो कहते ठीक है आपका हक़ है, लेकिन हमारा नुक्ता नज़र भी लें। ठीक है। सबसे अहम बात यह है कि जब ज़ियाउल-हक ने उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी ना, तो मैं अगले दिन जाके मैंने उनका इंटरव्यू किया, रात को E7 में रहते थे जी, इंटरव्यू किया उनका, तो उसमें बहुत सारी बातें नहीं। वो डॉन अखबार में काम करता था, बड़ा छपा वो फिर इंटरव्यू जो है ना, वो जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो वो पेश किया गया वहाँ मेरा इंटरव्यू, तो बड़े सवाल जवाब भी वहाँ पे हुए। तो उन्होंने बड़े सख्त सवाल पूछे कि जी आपने ये बातें की हैं। अब मुझे डर लगा कि ये कह दें, ये ना कह दें कि मैंने नहीं कहे। उन्होंने कहा जो बातें लिखी हैं शाम ने बिल्कुल 101% में, उसने कोई अपने तरफ से नहीं लगा, सब कुछ ठीक है, मैं आई स्टैंड फॉर माई दिस थिंग, तो उस पर कायम रहे। तो मेरा ख्याल है इतना 5 फुट का आदमी, और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में लोग कहते हैं आज तक किसी शख्स प्राइम मिनिस्टर जो लोग डरे उससे डरे, ऑनेस्ट आदमी था। उसने बड़े बड़े लोगों को आपने देखे, जर्नैल और ग्रेड 22 के लोग, उसको 1000 सीसी गाड़ी में बिठा दिए, बड़े सख्त फैसले किए उन्होंने, इसलिए कि करप्ट नहीं था, ऑनेस्ट आदमी था, और वो अपनी बात समझता था मैंने कैसे करनी। ज़ियाउल-हक को पसंद नहीं था, मैंने आप आंखों के सामने देखा उसको हटाते। जिन हमारे सीनियर सियासतदानों का जिक्र किया हमारे दोस्तों ने, मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ। शाहिद खान अब्बासी साहब, उनसे तल्ख सवालात किए जा सकते हैं। जो है वो मिराज खालिद साहब बहुत बड़ी शख्सियत थे, बड़े सादा इंसान थे, उनके साथ महसूस ही नहीं होता था कि वो वज़ीर आज़म है, निगरान वज़ीर आज़म है। मोहम्मद खान जुनेजो ने इस मुल्क की तारीख तब्दील करने की कोशिश की। ये बिल्कुल दुरुस्त कहा शाम साहब ने कि वो 1000 सीसी गाड़ियों पे तमाम ब्यूरोक्रेसी को लेकर आ गए, सादगी को उन्होंने अपनाया, लेकिन इस मुल्क के अंदर वो ना चल सके। बहुत से लोग ऐसे मौजूद रहे हैं, लेकिन मैंने चूंकि मजमूई बात की थी आजकल के हालात में, शायद पीपल्स पार्टी के अंदर ये बर्दाश्त ज़्यादा है। मियाँ नवाज शरीफ के अंदर बड़ी वफादारी है। आप मियाँ नवाज शरीफ साहब को कभी किसी को तू कहते हुए नहीं देखेंगे। आप किसी छोटा भी उनके पास बैठा होगा तो उसे आप क्या कर पुकारेंगे, हत्ता कि अपने स्टाफ से भी कहेंगे शकील साहब जरा किसी को चाय का कह दें या कुछ चाय का बंदोबस्त करवा दें, यानी अपने मुलाजिम को भी शायद तू नहीं कहते। ये वफादारी है। सियासतदानों में बहुत सारी चीजें ऐसी जो पुराने वक्तों में कुछ लोग थे जो हालात को ठीक कर लेते, जैसे नवाबजाद नसरुल खान, शाह अहमद नूरानी, जुनेजो, अपना बिजुंजो साहब मरहूम, उसके बाद वली खान। आप नहीं समझते कि उस पाए कि अब लीडर ही ने जो बिठा के लोगों को मामलात को ठीक कर सके?
ये बात दुरुस्त है। देखिए नवाब साहब के पास सारे लोग जाके उनके पास बैठ जाते थे, अब ऐसे हालात नहीं है। अब तो हर बंदा समझता है कि मैं ही फैसला करूंगा, बल्कि ये फैसला मैं नहीं करूंगा, दूसरों को सियासत से निकाल। मलिक साहब, आप ऐसा कोई नाम आपके ज़हन में जिसके पास सारे जाके बैठ जाए तो मामला हल हो जाए? मुझे लगता नहीं है कोई इस वक्त ऐसी सूरत हाल, इतनी तफरीक पैदा हो चुकी है, इतना इख्तलाफ पैदा हो चुका है कि कोई शख्स नजर नहीं आता। शराजी साहब कह रहे हैं महमूद खान अचकज़ई साहब बोल सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल होती, मैं डिसएग्री करूंगा। वो भी पोजीशन लेके बात करते हैं ना, जो बंदा पोजीशन लेके बात करेगा उसकी कोई नहीं सुनेगा। आप न्यूट्रल होके इंडिपेंडेंट होके बात करेंगे तो लोग आपके पास ठीक है। मतीन साहब, आपका लास्ट कमेंट के अक्सर वो सुना था, मैं अक्सर प्रोग्राम में भी कहती हूँ कि खुद को बदलो फिर बदलेगा पाकिस्तान। हम सब अपने अपने गिरेबानों में झांके अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल लें, तो सब अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लें, इंशाल्लाह बदल जाएगा पाकिस्तान। ये बहुत खूबसूरत आपने जुमला कहा। तमाम दोस्तों ने, तमाम तर पॉलिटिशियंस, एहतशाम साहब ने जुनेजो की बात की, इन्होंने भी मुख्तलिफ लीडरों की बात की, लेकिन सबसे अहम रोल यह है कि जब तक आवाम नहीं बदलेगी, निज़ाम नहीं बदलेगा, तो आवाम को अपने एटीट्यूड में, अपने रवैयों में अपने ऊपर काम और सबसे बड़ी बात है जो इस वक्त माशरे को हमारे खौफनाक तरीके से खा रही है, जो वाक़यात हो रहे हैं, बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त, और वो आवाम के अंदर है, वो पॉलिटिशियंस के अंदर है, वो बाज़ पॉलिटिशियंस ने फैलाई है, ख़ास तौर पे ख़ास पॉलिटिकल पार्टी और उसके लीडर ने जिस तरीके से ये अदम बर्दाश्त को फ़रोग़ दिया है, ये माशरे के लिए तबाहकुन है। तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकली भी, पॉलिटिकल हलकों में और बाकी आम आदमी की बात की ना, मैं हसन निसार साहब की बहुत सारी बातों से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन एक बात फिजा उनकी मैं बिल्कुल अच्छी मुझे लगती है। वो कहते हैं मैं किसी पॉलिटिशियन को मुद्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा, कहता है मैं कहूँगा इस अवाम को जूते मारो जो बार बार ऐसे लोगों को लेके आते हैं जो इस काबिल नहीं है, इनसे पूछो। मुझे तो अक्सर वो प्रोग्राम में डिबेट है कि क्या वाकई अवाम के वोटों से आते हैं या फॉर्म 47 से आते हैं। मुझे तो हसन निसार साहब अक्सर मायूस कर देते हैं प्रोग्राम में कि मैं सवाल पूछती हूँ, कहते तो फिर दूसरा सवाल पूछते तो मैं कहती हूँ अब हर सवाल का जवाब मायूसी में देंगे तो मैं सवाल क्या पूछूं। मैंने कहा ना मैं डिसएग्री करता हूं, लेकिन ये बात सही है। तो वो अक्सर कहते हैं मैं इतना मायूस हो गया, मैं तो कहती मैं सवाल फिर क्या पूछूं, अब आपसे कुछ तो मैं सवाल पूछूंगी ना। जी मलिक साहब, आपका लास्ट कमेंट, जल्दी से क्लोजिंग की तरफ जाना है। ये बात दुरुस्त है शिराजी साहब की भी कि किस अवाम के वोटों से हुकूमतें आती हैं या अवाम के वोटों से नहीं आती, लेकिन अगेन मसला यही है, हम नफरतें खत्म कर दें, मिलजुल कर बैठें, सियासतदान एक दूसरे से डायलॉग करें, डायलॉग के नतीजे में सियासतदान अपनी स्पेस बना सकते हैं और उसके बाद परफॉर्म करें, सिर्फ नारे ना लगाते रहें, परफॉर्मेंस बेहतर कर लें, आप अपनी स्पेस वापस ले लेंगे। शराई साहब का लास्ट कमेंट पे क्लोजिंग। देखिए, हवस की, तासुब की और लालच की ऐनक उतार के पाकिस्तान की ऐनक पहननी पड़ेगी और आपको अपने आप को रोल मॉडल बनाएंगे तो लोग भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है लगाएं लोगों से कि जी आरटीएस बिठा के मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दे तो ठीक है, अब जो 2024 में किसी और को बना दिया तो गलत है। बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि हमारे पास कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के फरमुदात हैं, अल्लामा इकबाल की शायरी है, इतने बड़े बड़े शोरा हमारे सोसाइटी में आए, फैज़ अहमद फैज़ आए, जोश आए, ये तमाम अफकार मौजूद हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं। हमें उसी पाकिस्तानियत की ऐनक लगानी पड़ेगी और नेशनलिस्ट बना, हर बंदे को कॉमन मैन टू द किंग, मुहिब्बे वतन बनना पड़ेगा। ठीक है, उनकी मुझे जापान वाली एग्जांपल भी याद आ गई लास्ट में। ठीक है जी, ठीक है जी। जो फाउंडर फादर थे वो तो तनख्वाह भी नहीं लेते थे और आप यहाँ पे मराद ले लेके थक रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, और मैं उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन ने प्रोग्राम बड़ा एंजॉय, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।